हेलो बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025, जिसमें हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जेएनवी जो कक्षा 9 का होता है उसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक आपका पैराग्राफ रहता है और इसमें 15 आपके ग्रामर के प्रश्न रहते हैं। तो इन्हीं को लेकर के मैं आज एक मॉडल पेपर लाया हूं, जो कि बहुत जबरदस्त मॉडल पेपर है। आप इस मॉडल पेपर को पूरा कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे आंसर देने से पहले आप इनके आंसर जरूर दीजिए और देखिए कि आपके 20 में क्या 18 प्रश्न आप यदि सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जा रही है। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है? शहर, वह, हम। और जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट आता है ए यानी शहर, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पशु चर रहे हैं में पशु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर ऑप्शन के रूप में आप बी चुनते हैं, जातिवाचक संज्ञा, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपके सामने, गृह प्रवेश किस प्रकार का समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु समास या फिर डी द्वंद्व समास। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका इस कमेंट के रूप में आंसर आता है ए तत्पुरुष समास, तो यह आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूं, कौन सा शब्द सर्वनाम है, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? गरीब, राया, वे, अंडा। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट के रूप में यदि आंसर आपका आता है सी वे, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? दिनकर, भानु, कनक, शशि। जल्दी से बताइए शशि। अगर आपका आंसर यहां से क्या चुनते हैं, डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपमान शब्द किस उपसर्ग से बना है? अप, आव, आ या फिर उप। जल्दी से बताइए। और अगर कमेंट के रूप में यहां पर भी आप ऑप्शन ए चुनते हैं अप, तो आपका बिल्कुल आंसर बच्चों सही है। अगर मैं सातवें प्रश्न की बात करूं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी यहां पर कौन सा शब्द वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है? ज्योतसना, ज्योतिति सना, ज्योतसना, ज्योतसाना। तो इसमें से आपको बताना कौन सा बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो सना जो है कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो वैसे तो यहां पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सी, तो 7 का यहां पर हो जाएगा ये सी वाला। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, कठिन का विलोम है? सीधा, सरल, कोमल, मुलायम। जल्दी बताइए। काफी आसान प्रश्न है और अगर इसका आंसर आप सी चुनते हैं, सरल, तो आपका आंसर बिल्कुल बच्चों सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले 9वें प्रश्न पर। भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य, चंद्रमा, कमल, पहाड़। जल्दी से आंसर बताइए। इसका भी आंसर सभी बच्चे जरूर जानते होंगे, बहुत आसान है, सूर्य। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10वां है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बेरंग होना, बेमेल और बेढंगा होना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जरूर एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा और अगर आप यहां पर आंसर लाते हैं ढूंढ के डी यानी बेमेल और बेढंगा होना, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक इसी प्रकार से एक मैंने और मुहावरा लिया है, हाथ का मैल होना। क्या अर्थ है इसका?
तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। ये भी जैसे लोग अमूमन कहते हैं ये तो हाथ का मैल है, यानी इसका मतलब होता है तुच्छ वस्तु का होना, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। शायद आपने भी यही आंसर बच्चों चुना होगा। अगर मैं 12वां की बात करूं, जहां पहुंचा ना जा सके, यानी उसके लिए एक शब्द क्या बन सकता है? दुर्गम, अधिगम, अगम्य, सुगम। जल्दी से बताइए। और ये आंसर बहुत बच्चे गलत करते हैं। इसका आंसर सही होगा सी, अगम, यानी अगम्य, जहां पहुंचा न जा सके। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। 13 है, निरादर का संधि विच्छेद क्या बनेगा? ठीक है, तो यहां पर आपको संधि विच्छेद बतानी है। निह प्लस आदर, ना प्लस आदर, नी प्लस आदर, निह प्लस अदर। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, और अगर आप आंसर चुनते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं और यही इसका संधि विच्छेद होगा। अगर मैं बात करूं 14 की, तो 14 में आपसे पूछा जा रहा है अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यानी यहां पर आपको उपसर्ग बताना है बच्चों। अवनत, अवन। तो जल्दी से बताइए, और अगर आप यहां से आंसर चुनते हैं वी, अव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आज का हमारा जो व्याकरण का है अंतिम प्रश्न है, कारक होता है, विराम चिन्ह होते हैं, अल्प विराम होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक। ये तो खैर सभी बच्चों को जानते होंगे। जो कारक होते हैं वो विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो यानी यहां से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। आइए बढ़ता हूं मैं अगले पैराग्राफ पे और देखता हूं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यहां पर एक देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैं इसको पढ़ देता हूं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना और उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है और कालिदास का प्राकृतिक चित्रण मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक एवं विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है और उसे मनोहर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न बनता है, सौंदर्य की परख किससे की जाती है? आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। तो यहाँ पर पहले उसने बताया था इसका जो मापन होता है वो मनोहरता के आधार पर किया जाता। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन डी चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध कहाँ होता है? चरित्र स्पर्शी रूप में, चरित्र के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, या इंद्रिय सुख मात्रा से। तो 17 का जल्दी से बताइए। अगर इसका आप लगाते हो चरित्र स्पर्शी रूप से, यानी ऑप्शन ए, जैसा कि आपको इस अनुच्छेद में दिखा। अगला है, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है, क्योंकि। अब देखिए उसके ये 4 उत्तर दिए गए हैं जो उनको ऊपर, यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता, इसमें अनुभूति नहीं होती। तो यहां पर आपको ये जो 18वां प्रश्न है, और इस 18वें प्रश्न में इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यानी यहां पर जो प्रश्न था उसके हिसाब से उत्तर आपका बी आ जाएगा। अब हमारे पास 19वां है, कालिदास के प्राकृतिक वर्णन, प्रकृति का वर्णन का आधार क्या है? देखिए इस पर भी प्रश्न हो चुका था। तो इसमें देखिए उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, उसका चरित्र, प्रमुखता, उसकी मनोहरता, उसका सौंदर्य। तो उसमें जो कालिदास का प्राकृतिक वर्णन था उसमें उसकी मनोहरता का जो है चित्रण हुआ है। तो यहां से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो भी एक गद्यांश दिया रहता है उसका आपको एक शीर्षक बताना होता है, यानी इसका शीर्षक सबसे सही क्या हो सकता है? साहित्य और सौंदर्य बिल्कुल नहीं, अभिव्यक्ति की अनुभूति ये भी नहीं, सुंदरता बनाम मनोहरता, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में आप देखोगे सुंदरता और मनोहरता के बीच संबंध बताया गया है कि क्या होना चाहिए। तो कुल मिला के बच्चों आज के ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो
तुरंत इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।